हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अरुण। आप सभी का स्वागत है डाउट नट पर एक बार फिर से। तो यार बेसिकली हम लोग क्लास 12th में बहुत पहले से पहुंच चुके हैं और हम लोगों ने टर्म 1 भी दे दिया है। और यकीन मानिए, पता है जिन लोगों का टर्म 1 अच्छा नहीं हुआ, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि स्कूल जो आपका होगा उनमें से टॉपर कोई ना कोई वही होगा जिसका टर्म 1 अच्छा नहीं हुआ होगा। क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि अगर एक बार आदमी या दूध का जला आदमी छाछ को भी फूक फूक कर पीता है, उसके पीछे तर्क ये है कि वो अवेयर हो जाता है कि यार एक बार बिगड़ चुका है, बिगड़ने नहीं देंगे। तो उसीलिए आप लोग टर्म 2 की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो, मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ। और करनी भी चाहिए यार। ऐसा होता है कई बार कि आप लोग जो चाहते हैं वो नहीं मिल पाता। इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले को उसके चक्कर में खराब किया जाए। टर्म 1 नो डाउट बहुत सारे बच्चों का अच्छा था और बहुत सारे बच्चों का खराब भी था, लेकिन उतनी एक्सपेक्टेशन जिन लोगों की थी वो भी टर्म 1 में पूरी नहीं हो पाई, बहुत सारे बच्चों की नहीं हो पाई। अब उस एक्सपेक्टेशन को टर्म 2 में फिनिश करना है ना। जैसे ऐसा है ना कि अगर हम टर्म 1 में बहुत अच्छे नंबर नहीं ला पाए तो हमें टर्म 2 में बहुत अच्छे नंबर लाने, और उसके लिए आप लोगों को लगातार मेहनत करनी है। मेहनत से पीछे मत हटो यार। अगर आप मेहनत से पीछे हटते हो तो आपको बहुत परेशानी हो जाएगी, अभी नहीं आगे भी। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ना, उसमें मेहनत के साथ साथ दिमाग लगाना भी बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है ना ब्यूटी विद ब्रेन, तो वैसे ही मैं कह सकता हूँ कि हार्ड वर्क विद ब्रेन इज़ बेटर इन दिस टॉपिक, क्योंकि यहाँ पर ये बड़ा परेशान करता है यार। एक तो ये टॉपिक भी है ना इंटीग्रल जो है, हमें तो यही पता नहीं चलता। बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट आती है कि सर ये पता नहीं चलता कि किस समय पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है। और जब मैं क्लास में बताता हूं तो मैं बताता हूं कि इस फॉर्मूले को लगाने से पहले पहचानना क्या है, और हम वही पहचानने की तरफ जा रहे हैं। मैं बेसिकली, आप लोग डाउट नट से बहुत सारे लोग ऐप पर भी क्लासेस करते हो, बहुत सारे लोग यूट्यूब पर भी क्लास करते हो। तो ऐप पर और यूट्यूब पर दोनों जगह जो क्लासेस चल रही है, टारगेट मेरा एक ही है कि आप हर सवाल को देखकर पहचान ले कि करना क्या है। जैसे बहुत सारे बच्चों को क्लास के अंदर याद हो चुका है कि सर अगर कहीं भी हमें क्वाड्रेटिक दिखती है डिनोमिनेटर में तो हम पहले तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने की सोचेंगे, इसके अलावा हम सोचेंगे कुछ भी नहीं। अगर फैक्टर हो रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहे हो तो परफेक्ट स्क्वायर बना लो, वरना दोनों केस में चाहे परफेक्ट स्क्वायर बना लो चाहे फैक्टर कर लो, बात सेम हो जाती है। तो वैसे ही यार बहुत सारी बातें आप लोगों से करनी है, बहुत सारे सवाल आप लोगों को पढ़ाने हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को पढ़ाने हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपके स्कूल वाले भी आपको परेशान तो करना शुरू कर चुके होंगे। कुछ टेस्ट हो रहा होगा स्कूल में, और बेसिकली बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी होती है। अब चूंकि ये दिसंबर जनवरी का महीना है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें स्कूल में भी होती है जो कि आप लोगों को एक्टिव रखती है। स्पोर्ट्स वाली माहौल चालू हो जाता है। एंड यस, ओमिक्रॉन इज़ ऑल्सो ऑन द वे। तो बहुत सारी जगह ये परेशानी भी है। जो लोग थोड़े से परेशान रहते हैं, बीमार रहते हैं, मतलब बच्चों को सर्दियों में ऐसा होता ही है, तो थोड़ा ध्यान रखना अपना यार। बाकी आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स का मतलब है टुकड़ों के द्वारा, ठीक है। अब ये क्या एक चीज़ है जिसको हम बोल रहे हैं कि टुकड़ों के द्वारा इंटीग्रेशन है, या क्या ऐसा है जो हमें इसको समझने और पढ़ने पर मजबूर कर रहा है? देखो, भूमिका बनाते हैं पहले। तो भूमिका ऐसी है कि आपने एक डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा जहां पर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन था। उसमें आपके पास कुछ नहीं था, आपको ये बोला था कि देखो यार अगर दो फंक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिफरेंशिएशन करना है, तो पहले को डिफरेंशिएट कर दो, दूसरे को रहने दो, फिर एक को डिफरेंशिएट ऐड कर दो, फिर बेसिकली दूसरे को डिफरेंशिएट कर दो, पहले को रहने दो। और वहां पहला और दूसरा आपको स्पेसिफाई नहीं किया था। आपको ये नहीं बोला था ना कि आपको किस फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट करना है ना। आपको अगर मैं बोलूं कि x इंटू साइन एक्स, तो इन दिस केस x और साइन x, आप पहले साइन x को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बाद में ऐड करके x को कर सकते हैं। बाकी उल्टा भी कर सकते हैं, x को पहले करो, साइन x को रहने दो, फिर साइन x को करो, x को रहने दो, रिजल्ट नहीं बदलेगा। यहां ऐसा नहीं है। जब दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन आता है तो मल्टीप्लिकेशन दो तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है। अभी ध्यान से देखना। चलिए सर, शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। आप सभी का फटाफट एक बार फिर से स्वागत है। जो लोग इसको YouTube पर देख रहे हैं, एक तो वो लाइक वाला बटन दबा दो, एक वो सब्सक्राइब वाला दबा दो, और शेयर वाला, अगर आपको आपका दोस्त बहुत अच्छा लगता है कि यार ये दोस्त अच्छा है, मेरे साथ इसके नंबर अच्छे आने चाहिए, तो उसे भी शेयर कर दो और फटाफट आगे बढ़ जाओ। ठीक है सर। तो अब देखो क्या होने वाला है। तो मैं आपको बताता हूं कि मल्टीप्लिकेशन दो तरह से कैसे हो सकता है। जैसे मान लो आपने एक इंटीग्रल लिखा x sin x इंटू कॉस एक्स,
साथ में dx, तररम्पम। और उसके बाद एक इंटीग्रल लिखा x sin x dx। इन दोनों में आपको एक चीज दिख रही है कि यहां दो फंक्शन है जो मल्टीप्लाई है। और चलो इस x को एक जगह x स्क्वायर कर देता हूं। अब दो फंक्शन दिख रहे हैं, पहला फंक्शन sin x, दूसरा cos x। यहां x स्क्वायर और दूसरा sin x। इन दोनों फंक्शन में पहले वाले फंक्शन का इंटीग्रल आप लोग कर चुके हो मन मन में। अगर मैं sin x को t रखूंगा तो cos x dx dt हो जाएगा, और वहां से t dt का इंटीग्रल दैट इज t स्क्वायर बाई 2। यहां नहीं पता, क्यों नहीं पता? क्योंकि x को t रखने से तो कोई मतलब हम कुछ करेंगे नहीं बड़ा। अगर sin x को t रखेंगे तो x की जगह sin इनवर्स t हो जाएगा। अगर आप यहां पर सब्स्टिट्यूशन सोच रहे हैं, अगर आप यहां पर सब्स्टिट्यूशन सोच रहे हैं तो यू आर टोटली राइट, करेक्ट है सर, कोई दिक्कत नहीं है ना। बेसिकली ऐसा भी हो सकता है कि आप एक फंक्शन को दूसरे में कन्वर्ट कर पाए या उनको ब्रेक भी कर पाए। जैसे एक कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि सर एक सिंपल सा सवाल था कि साइन tan 3x, tan 2x और tan x। ये सवाल बड़ा पॉपुलर है स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड एग्जाम में, तो इनको अलग अलग कर लेते हैं सर। ये हो जाता है tan x माइनस tan 2x माइनस tan x या tan 3x, तो ये भी ब्रेक हो जाएगा। मतलब सब्स्टिट्यूशन के अलावा किसी ना किसी में कन्वर्ट हो जाएगा। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इजीली कन्वर्टेबल हो जाता है। कई बार ऐसा देखने को मिला है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में सब्स्टिट्यूशन काम कर जाता है। यहां ऐसा नहीं करता। क्यों? क्योंकि x का डिफरेंशिएशन sin x कभी नहीं हो सकता, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन sin x कभी नहीं हो सकता। sin x का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर नहीं हो सकता। मतलब अपन बात करते हैं ऐसे कि दो, मतलब ये जो फंक्शन है ना घुलनशील है, मतलब एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये अघुलनशील फलन है या फंक्शंस हैं। तो अब क्या करेंगे? तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हमें जाना होता है बाय पार्ट्स पर। अब ये है क्या, इसे देखो। ठीक है सर, तो बाय पार्ट्स कहां लगाएंगे? जहां दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो और एक फंक्शन डायरेक्टली दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट नहीं हो रहा हो, या हम सब्स्टिट्यूट नहीं अप्लाई कर पा रहे हो। चलिए तो बात करते हैं इसके फॉर्मूले की कि ये कॉन्सेप्ट है क्या। तो इसके कॉन्सेप्ट के हिसाब से इन्होंने ये बात बोली यार कि दो फंक्शन है, एक फंक्शन है u, दूसरा फंक्शन है v। एक फंक्शन है u, दूसरा फंक्शन है v, दोनों का मल्टीप्लाई करके आपने कर दिया इंटीग्रेट। अब आपको यहां यह पहचानना होगा कि इन u और v में से ऐसा कौन सा फंक्शन है जो इजीली इंटीग्रेट हो सकता है, ऐसा कौन सा फंक्शन है जो इजीली डिफरेंशिएट हो सकता है। देखो दो फंक्शन होंगे, दोनों फंक्शन में एक फंक्शन आसानी से इंटीग्रेट हो सकता है, एक फंक्शन आसानी से डिफरेंशिएट हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों फंक्शन इजीली इंटीग्रेट और इजीली डिफरेंशिएट हो सकते हैं, हमें उससे कोई परेशानी नहीं है। हम ऐसे केसेस में, अगर मैं u के बारे में बात करूं तो u एक ऐसा फंक्शन है, मान लेते हैं, जो इजीली इंटीग्रेट है। इसको मैं इंटीग्रेट कर सकता हूं आसानी से, और v नाम का जो फंक्शन है वो इजीली डिफरेंशिएबल है। अब पुराने वाले एग्जाम्पल में आप देखो, जैसे एक्स स्क्वायर साइन एक्स था, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन करते जाएंगे, आसान है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आसान है, इंटीग्रेशन भी आसान है। लेकिन जब हम ये डिसाइड करेंगे कि इजीली इंटीग्रेट और इजीली डिफरेंशिएट फंक्शन कौन सा होगा, तो हमारा ये टारगेट होगा कि जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो आखिरी तक डिफरेंशिएट होने के बाद कहीं ना कहीं वन बन जाए। क्या बन जाए? वन बन जाए, या फिर वो किसी ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए कि पहले वाला फंक्शन दूसरे वाले फंक्शन के रिलेशन में आ जाए। ये कुछ बातें छोटी छोटी जो बता रहा हूं, ध्यान जरूर रखना है। अब आपने माना कि ये इजीली इंटीग्रेबल है और दूसरा इजीली डिफरेंशिएबल है, तो इसका कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई साहब, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, हालांकि जो जनरल एक्सप्रेशन है उससे आप v को इजीली इंटीग्रेबल मान लो और u को इजीली डिफरेंशिएबल मान लो। मान लो कि v नाम का जो फंक्शन है वो इजीली इंटीग्रेबल है और u जो है वो इजीली डिफरेंशिएबल है। तो सबसे पहले जो इजीली डिफरेंशिएबल है उसे लिख दो बाहर, और ये जो इंटीग्रेबल फंक्शन है इसका इंटीग्रेशन कर दो, u को नहीं छेड़ना है। दूसरा माइनस साइन लगाओ, एक बड़ा सा इंटीग्रल का साइन,
और ब्रैकेट बंद। ठीक है, ब्रैकेट शुरू हुआ, क्या करना है, पहले एक ब्रैकेट लेना है, उस ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन आसानी से डिफरेंशिएट हो सकता है उसका डिफरेंशिएशन किया। यहां एक बात नोट करने की है कि u और v दोनों ही x के फंक्शन है, ऐसा नहीं कि u t स्क्वायर हो और v sin x हो, नहीं, दोनों x स्क्वायर और sin x जैसा फंक्शन है। दूसरा, आपने v को यहां पर इंटीग्रेट कर दिया और ये आपका जवाब हो चुका। अब बताता हूं क्या है बेसिकली। सबसे पहले v का इंटीग्रेशन किया तो v dx और उसमें u का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई किया, डन है। और उसके बाद ये जो टोटल रिजल्ट आएगा उसका फिर से x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। और इतना करने के बाद ये जब पूरा हो जाए, आखिरी में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देना जब ये पूरा हो जाए। ऐसा नहीं कि इतना सा अपन ने सॉल्व कर लिया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाया, यहां नहीं लगेगा, पूरा होने के बाद कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगेगा। फटाफट बोलो हाँ या ना। अब यार ये u और v पहचानने की कोई कला भी होगी? हाँ है, एक छोटा सा बेसिक शब्द है जिसको कहा जाता है आइलेट। बहुत सारे लोग इसको आइलेट रूल से भी याद रखते हैं, है ना। तो आइलेट का इस एक शब्द है, इसे याद रख लो। आइलेट का मतलब इसके 5 अक्षर या 5 जो अक्षर है उनसे बनने वाले अलग अलग फंक्शंस हैं। आइलेट का मीन्स इनवर्स, एल का मीन्स लॉगारिथम, ए का मीन्स एल्जेब्रिक, टी का मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। आप लोग इनवर्स फंक्शन को जानते हो और बेसिकली यहां पर इनवर्स का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ही आपका है। उसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन जैसे log x हुआ, log x स्क्वायर हुआ, कुछ भी। एल्जेब्रिक मतलब x स्क्वायर, x क्यूब, x raised to power 5, ये सभी एल्जेब्रिक फंक्शंस हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक, यू नो व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एंड ई मतलब एक्सपोनेंशियल, e की घात x, e की e raised to power x और e raised to power x वाले जो फंक्शन है दे ऑल आर एल्जेब्रिक। अब ये क्या है, तो ये ऐसा है कि जब आप यहां से यहां आगे बढ़ेंगे या आप यहां से यहां आगे बढ़ेंगे, जो फंक्शन, अगर आपको फंक्शन दिया है, जो फंक्शन पहले इसमें लिखा गया है वो उसे फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा। और फर्स्ट फंक्शन कहने का मतलब है u मतलब वो फंक्शन जो इजीली इंटीग्रेबल है और जो बाद में बच जाता है वो सेकंड फंक्शन। अब मैं आपको ये पूरी कहानी एक एग्जांपल में क्लियर कर देता हूं। एग्जांपल दिया है x स्क्वायर साइन x साथ में dx। आपके पास यहां दो फंक्शन है, एक्स स्क्वायर और साइन एक्स। एक्स स्क्वायर एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है सर? एल्जेब्रिक फंक्शन। और साइन एक्स एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब आप यहां ध्यान से देखो कि पहले a आया कि t आया? पहले a आया, बाद में t आया, तो a फर्स्ट फंक्शन होगा। फर्स्ट फंक्शन मतलब u, ठीक सर, क्या होगा u। तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? u बराबर एक्स स्क्वायर और v बराबर साइन एक्स। अब आपके पास u और v का मल्टीप्लिकेशन सवाल के अंदर है, u और v की जगह फॉर्मूला लगाकर सॉल्व कर दो। देखो मैं एक बात बताता हूं बढ़िया सी, जब बोर्ड एग्जाम हमारे समय पे होती थी ना, मतलब अभी चूंकि लॉकडाउन है, आप लोगों ने इसके पहले तो शायद बोर्ड एग्जाम को बहुत अच्छे से नहीं देखा, तो जब हम लोग स्कूल में थे तो बोर्ड एग्जाम बड़े से हॉल में हुआ करती थी और वहाँ पर काफ़ी डिस्टेंस थी। मतलब जो सोशल डिस्टेंस आज हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो बोर्ड एग्जाम वाले बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं। तो अगर एग्जाम्स ऑनलाइन नहीं होती है, ऑफलाइन होती है, तो एक सोशल डिस्टेंस तो आराम से रखी जाएगी और उस सोशल डिस्टेंस के अंदर आप अपने दोस्त से आंसर पूछ नहीं सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में यही होता है बेसिकली। बोर्ड एग्जाम काफ़ी टफ इसलिए मानी जाती है कि वहाँ चीटिंग नहीं होती है ना। तो भाई साहब छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको काम देंगे। तो देखो जैसे पहला एक सवाल है कि x cos x। अब मैंने यहां पर दो चीजें देखी। सबसे पहले एक फंक्शन है x और दूसरा cos x। मैं किसे u मानूं, किसे v मानूं? लेट्स स्टार्ट दिस कॉन्सेप्ट विथ बाय पार्ट्स। तो देखो यार, आपने माना x cos x, तो आपने माना u बराबर, आपको यहां पर दिखा कि यार एक फंक्शन है fx जिसे मान सकते हैं fx बराबर x और दूसरा gx, तो gx बराबर cos x। क्लियर है क्या? gx बराबर cos x आपने ये माना। उसके बाद आपने देखा कि मैंने लगाया आइलेट।
पहले ये डिसाइड करते हैं कि u और v कौन सा है। x एक एल्जेब्रिक फंक्शन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ x की पावर होनी चाहिए, आप लोग ऐसा समझो। cos x मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब पहले एल्जेब्रिक आया कि ट्रिग्नोमेट्री आया? सर पहले एल्जेब्रिक आया। इसका मतलब x को मैं u मानूंगा, u मींस फर्स्ट फंक्शन और v मींस सेकंड फंक्शन, जिसे आप sin x कह सकते हैं। तो आपके सामने दो फंक्शन है, x और sin x, या cos x से बेसिकली तो cos x मान लिया जाए। क्या ये बात क्लियर है? आपके पास एक फंक्शन है x और दूसरा cos x। v मतलब ऐसा फंक्शन जो आसानी से इंटीग्रेट हो रहा हो, u मतलब ऐसा फंक्शन जो आसानी से डिफरेंशिएट हो रहा हो। हालांकि यहाँ दोनों फंक्शन आसानी से इंटीग्रेट, आसानी से डिफरेंशिएट हो रहे हैं, इसीलिए u और v मानने का ये तरीका अच्छा है। अब यहां पर आपको फायदा ये होगा, ध्यान से देखो, आपको पता है कि अगर u और v नाम का एक इंटीग्रल मेरे पास होता है तो मैं सबसे पहले u को बाहर रखकर v को इंटीग्रेट करता हूं और उसके बाद u को डिफरेंशिएट करता हूं, बाद में v को इंटीग्रेट करता हूं और ब्रैकेट लगाकर फिर वापस जो रिजल्ट आता है उसको इंटीग्रेट करता हूं। x के रिस्पेक्ट में सारा कार्यक्रम। x और cos x जैसे हैं वैसे ठीक है, तो ये तो इधर मिला x इंटू कॉस एक्स, साथ में dx। u मतलब x, इसे रखा बाहर तो x बाहर, यहां पर मिला cos x dx माइनस। क्या करेंगे? एक बड़ा सा इंटीग्रल लगाएंगे, बड़ा सा। फिर क्या करेंगे? u का डिफरेंशिएशन। ध्यान से देखना क्या होगा। आपने u का डिफरेंशिएशन किया, मतलब x का डिफरेंशिएशन किया किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि u जो है वो x है। उसके बाद cos x का इंटीग्रेशन किया किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, ब्रैकेट बंद, और बाहर एक और आपको dx लगाना पड़ेगा, है ना? बाहर एक और अपन को dx लगाना पड़ेगा, उसको यहां लगा दिया जाता है। अब देखो यार, आंसर में कुछ ऐसा कि x तो जैसा है वैसा, cos x का इंटीग्रेशन sin x है, क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन cos x है, तो फॉर्मूले के हिसाब से ये तो sin x हुआ, माइनस x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, और यहां cos x का डिफरेंशिएशन या cos x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में sin x, और साथ में dx जो बाहर पड़ा था ये वाला यहां आ गया। अब यहां पर एक छोटा सा कंफ्यूजन और नंबर कटाने की गलती जो हम करते हैं वो ये है कि अगर हमने फर्स्ट वाले इतने से पार्ट को इंटीग्रेट कर दिया तो हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ देंगे। जैसे इतने से को इंटीग्रेट कर दिया ना तो हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ देंगे। यहां ऐसा कुछ भी नहीं करना है जब तक इस केस में पूरा इंटीग्रेशन ना हो। अगर आपके 19 या 100 नंबर आ रहे होंगे तो 100 से 99 पहुंचाने वाली गलती है ये। एक नंबर यहां काट लेगा कि यहां कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आना ही नहीं है, चाहो तो एनसीईआरटी किताब खोलकर देख लो। नहीं, हाथ टच भी नहीं करना, हाथ भी नहीं लगाना इस चीज को। इतना हो चुका, ठीक है। x तो x है, साइन x है, इसको हाथ भी नहीं लगाना। साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, माइनस माइनस हुआ प्लस, और आखिरी में आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देना है। सो दिस इज द आंसर। दिखने में भयंकर है लेकिन जो मेथड है वो सिंपल है। u और v की मदद से या आइलेट की मदद से पहले पहचानो कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, सेकंड फंक्शन कौन सा है, और ये करने के बाद सवाल जो है वो क्लियर है, खत्म है, कुछ नहीं बचता। आई होप हो जाएगा। चलिए दूसरा सवाल करते हैं। x cos इनवर्स x और यहां पर √1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो यहां तीन चीजें दिख रही है आपको, ठीक है। पहला दिख रहा है cos इनवर्स x, साथ में x और √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपने पहले क्या देखा? पहले देखा कि एक तो फंक्शन है ऐसा ऐसा कुछ, दूसरा cos इनवर्स x, और तीसरा, मतलब यहां आपको तीन फंक्शन दिख रहे हैं, लेकिन आपको एक छोटी सी बात और दिख रही होगी कि cos x जो है उसका डिफरेंशिएशन √1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ये तो ठीक है। तो इस सवाल को मैं एक दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकता हूं। पहले यूज करते हैं सब्स्टिट्यूशन। देखना क्या होगा। I बराबर x cos इनवर्स x और रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं मान लेता हूं कि cos x को मैं t रख देता हूं, ठीक है। क्या रखा? लेट
कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी। दोनों साइड डिफरेंशिएट करें तो कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन कितना, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन dx इज इक्वल टू dt। तो ये जो dx या फिर ऐसा कुछ लिखा है dx डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो dt के बराबर है विथ नेगेटिव साइन। तो अगर ये cos इनवर्स x t के बराबर है तो x किसके बराबर है, x हुआ cos t के बराबर। अब इस सवाल को दूसरे रिस्पेक्ट में देख लो जहां पर आपने सब्स्टिट्यूशन कर दिया है, x की जगह cos t, cos इनवर्स x की जगह t, और इस पूरे घटनाक्रम की जगह dt के साथ नेगेटिव साइन। तो क्या ये वो सवाल वो ही नहीं है जो अपन अभी थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में कर आए हैं, t cos t साथ में dt, कितना t cos t साथ में dt, और t cos t का सॉल्यूशन अभी किया हुआ है, x cos x का हो या t cos t का हो, बात से में। तो बड़ा सवाल छोटे से रूप में बदल आया, दिखने में भयंकर था, विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड ऑब्वियसली बाय पार्ट्स। इसको तो करोगे तो बाय पार्ट्स ही होगा बेसिकली। अब आप एक और नए फॉर्मूले पर आते हैं जो बाय पार्ट्स की मदद से ही डिराइव होता है, पर हमें डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है आंसर से। देखो, अगर आपके पास e की पावर में x लिखा हो और साथ में दो चीजें मल्टीप्लाई हो या दो चीजें ऐड करके लिखी हो, fx और उसका डिफरेंशिएशन, और आपको इसका इंटीग्रेशन करने को बोले, जहां पर भी जितने भी क्वेश्चंस हैं आप चाहो तो एक्सरसाइज खोल के देख सकते हो, जितने भी क्वेश्चंस हैं जहां पर भी e रेस टू पावर x दिख रहा हो ना, वहां पर इस वाली फॉर्म को पहले सर्च करना कि क्या मैं फंक्शन को ऐसे फॉर्म में बदल सकता हूं। हो सकता है आप ऐसे फॉर्म में बदल दे या हो सकता है आप ऐसे फॉर्म में ना बदल पाए, जरूरी नहीं है कि सवाल ऐसे से हो जाएगा, मतलब जरूरी नहीं कि ऐसा दिया हो, हमें कन्वर्ट करना भी पड़ सकता है। तो इसका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा, सीधा बिना कोई इंटीग्रेशन के, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूले का प्रयोग करो, e रेस टू पावर x साथ में fx प्लस c तो लगेगा ही। छोटे छोटे एग्जाम्पल करके देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, अगर आपको बोला जाए कि इंटीग्रल में e रेस टू पावर x, यहां साइन x और साथ में cos x, तो आपने देखा कि यहां पर e रेस टू पावर x तो है, ये साइन x है और ये इसका डिफरेंशिएशन है fx और f डैश x, तो आंसर e रेस टू पावर x fx की जगह साइन x प्लस c। फिनिश, कुछ नहीं करना। दूसरा एक और एग्जांपल करके देख लो इसके जैसे ही, अगर यहां पर हो जाता है e रेस टू पावर x साइन x माइनस कॉस x, तब क्या करेंगे यार। तो सर देखो, अगर मैं माइनस कॉस एक्स को एफ एक्स मान लेता हूं, थोड़ा सा बदला है सवाल, बस प्लस की जगह माइनस है, आंसर चेंज हो जाएगा। अगर माइनस कॉस एक्स को एफ एक्स मान लेते, एक फंक्शन है, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स। इसका मतलब अगर मैं माइनस कॉस एक्स को एफ एक्स मान लेता हूं तो साइन एक्स उसका डिफरेंशिएशन है, दैट मीन्स द आंसर इज ई रेस टू पावर एक्स साथ में माइनस कॉस एक्स। ऐसे ही सवाल है यार, सिंपल है ना ये तो। अच्छा, आप लोगों को जब भी आप अपने दोस्तों से मिलते होंगे स्कूल में, तो आपको एक डर तो, मतलब डराया तो जाता होगा दोस्तों के द्वारा, सीनियर के द्वारा, कि ये जो 12वीं में एक चैप्टर है ना इंटीग्रेशन नाम का, बड़ा टफ है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत फॉर्मूले। ठीक है, हम धीरे धीरे सारे याद कर लेंगे, और क्या टफ है उसमें? उसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है जो याद नहीं होते, बहुत सारे अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट है, बहुत अलग अलग तरह के सवाल है। सबकी बात सही है, लेकिन अपनी बात भी सही है कि अगर अपन ने सवालों की नब्ज को पहचानना शुरू कर दिया तो काम हो जाएगा। एक डॉक्टर को देखो, कोई भी, अगर आपके आसपास कोई डॉक्टर हो तो हर डॉक्टर के पास हर जो मरीज आता है उसमें अलग अलग तरह की बीमारी है। मतलब हर जो मरीज आएगा, किसी को बुखार है, किसी को खांसी है, किसी को खांसी साथ में बुखार है, किसी को सर्दी खांसी और हाथ पैर दर्द है, किसी को, मतलब सब हर आदमी को अलग अलग तरह की बीमारी होती है। और अगर डॉक्टर नॉर्मल है तो उसके पास पैरासीटामोल नाम का एक रामबाण इलाज है। अगर डॉक्टर एक्सपर्ट है तो वो आपको बोलेगा कि अगर आपको जुकाम है और ये है तो इसकी जांच करवा लो, अगर खांसी और फीवर है तो इसकी जांच करा लो। अब आप बताओ
क्या आप एक नॉर्मल मैथमेटिशियन हो या मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो या एक्सपर्ट स्टूडेंट हो? अगर नॉर्मल होगे तो सोचोगे कि कुछ नहीं, याद कर लेंगे, एक ही तरीका है रटने का, वो कर लेते हैं। अगर एक्सपर्ट हुए तो सोचेंगे कि कुछ तो ऐसा होगा जो इस सवाल में मैं सीख सकता हूँ, और वो ज़रूरी है यार, अभी के लिए बहुत ज़रूरी है। बाद में सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती है, एग्ज़ाम आती है ना, तब हम कुछ भी करके याद कर लेते हैं, कुछ भी करके। और ऐसा होता है कि एग्ज़ाम के 2 मिनट पहले हमने जो पढ़ा वो एग्ज़ाम में आता है। होता है ना कि एग्ज़ाम के पहले पन्ने पलट रहे और एग्ज़ाम में सवाल चीज़ें आ रही है, तो वो कभी कभी होता है और हमेशा बहुत सारे लोगों के साथ होता भी है। लेकिन एंड टाइम पे स्टडी हमेशा सक्सेसफुल नहीं होती। 3-4 महीने दम लगा के मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि बोर्ड का रिजल्ट जो है ना वो बता दे कि आपने मेहनत की है। चलिए, पहला सवाल सर, e रेस टू पावर x, साथ में tan इनवर्स x और 1/x²। तो हमने माना कि लेट fx इज इक्वल टू tan x। अच्छा, जो लोग यूपी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, जो मध्य प्रदेश बोर्ड के स्टूडेंट हैं, जहां सब्जेक्टिव पेपर भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, सिंपल चैप्टर है यार, सभी के लिए चीज सेम है, चाहे यूपी के हो चाहे बिहार के हो। चैनल का नाम CBSE 11 12 है, लेकिन पढ़ सभी लोग रहे। तो अगर इसको ऐसा माना जाए तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, f' 1 + x²। तो ये जो इंटीग्रल है क्या ऐसे दिया हुआ है, e रेस टू पावर x, fx की जगह tan x और f' की जगह tan x का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। और अगर ये दिया हुआ है तो आंसर e रेस टू पावर x fx आना चाहिए, जो कि आया है। आंसर कुछ ऐसा है ना सर। अगर आपसे कोई पूछे कि या फिर ये किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, खत्म बात। अच्छा, इसके पीछे लॉजिक क्या हो सकता है? इसके पीछे लॉजिक क्या हो सकता है? तो लॉजिक ये कि आप मान लीजिए एक फंक्शन है gx, जो कि e रेस टू पावर x इंटू fx है। अब gx को डिफरेंशिएट करके देख लीजिए, आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे क्या आंसर हो सकता है। चलिए बात करते हैं दूसरे कुछ स्पेशल फॉर्मूलेस की, बहुत काम देने वाले हैं यार। 3 फॉर्मूले हैं, तीनों फॉर्मूले के बारे में बता देता हूं। एक फॉर्मूले तो ऐसा है जिसके अंदर रूट के अंदर x² माइनस a² दिया हुआ है। और आपको मैंने पिछली कुछ क्लासेस में एक चीज पढ़ाई थी, जब डिनोमिनेटर में ऐसा कोई फॉर्मूला याद है क्या? डिनोमिनेटर के अंदर x² माइनस a² था, स्पेशल इंटीग्रल्स में हम लोगों ने देखा। पर यह चीज न्यूमरेटर के अंदर अगर आ जाए तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, जो जो लिखा है यहां पर वो लिख देंगे, x/2 साथ में जैसा ये लिखा है वैसा ही, ठीक। फिर उसके बाद जो a² का साइन है ना वो लगा दो -a²/2। उसके बाद जो इसका इंटीग्रल है वही यहां पर लिख दो, log x प्लस, याद आया कुछ, log x प्लस रूट के अंदर x² माइनस a² प्लस c, क्योंकि इसका जो इंटीग्रल है वो होता है log mod x प्लस रूट के अंदर x² माइनस a² प्लस c। फिनिश। ये पता है, ये फॉर्मूले देख के बहुत सारे लोग डर जाते हैं। डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना है? क्योंकि हमारे पास इन फॉर्मूलेस के बेहतरीन कॉन्सेप्ट है यार। सारे फॉर्मूले जो है ना आपको आराम से याद हो जाएंगे अगर 1-2 बार क्लास को देख लोगे पूरी। तो अब आपके पास एक छोटा सा फॉर्मूला और भी था, अगर याद हो तो, x² प्लस a² dx। इसका फॉर्मूला होता था log x प्लस x² प्लस a² प्लस c। अगर यही चीज न्यूमरेटर में दे दी जाती है तो आप क्या करेंगे, x/2 रूट के अंदर x² प्लस a² तो करेंगे ही करेंगे। ये हमेशा लिखना है, x/2 x² प्लस a²। x/2 इंटू जिसका इंटीग्रेशन हो रहा है वो सीधा सीधा लिख दो, प्लस a² के आगे यहां पॉजिटिव साइन है तो a²/2, बाकी इस वाले को डिनोमिनेटर में भेज के आंसर लिख दो, दैट इज log x प्लस रूट के अंदर x² प्लस a² प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फिनिश कहानी, है ना। और लास्ट वाला फॉर्मूला ये एक बार देख लेना एनसीईआरटी में, जैसे इसको इंटीग्रेट करना है तो वही x/2, साथ में जिसको इंटीग्रेट करना सीधा सीधा यहां लिख दिया। उसके बाद हमें ये पता है बहुत अच्छे से कि a² माइनस x² को डिनोमिनेटर में भेजने पर इंटीग्रेशन जो है वो ऐसा होता है साइन इनवर्स x/a। तो यही यहां पर लिखा हुआ है, बाकी a²/2 तो लिखना ही है सारे केसेस में। तो सवाल करते हैं, जब सवाल करेंगे तो फॉर्मूले ऑटोमेटिकली समझ में आएंगे।
तो चलिए सवाल कुछ ऐसा है कि आपने माना इसे आई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। एक बात स्पेशल नोट करके लिख लो, अगर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक आता है, अगर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक आता है तो कंप्लीटिंग स्क्वायर करना ही है। अगर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक आता है तो कर दो, मतलब चिंता मत करो, बाद में देखा जाएगा, पहले ये तो कर ही सकते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करते हैं, बड़ा सिंपल तरीका है सर। ये एक्स स्क्वायर लिखा है प्लस 4x प्लस 6, ये जो 4 लिखा है ना इसका आधा कर दो, 2 होता है, तो आपने 2 का स्क्वायर ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्या किया, ये जो 4 लिखा था ना इसका आधा किया और जो बचा 2 उसका स्क्वायर करके ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये जो कहानी है, क्या ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर है? बिल्कुल है। और क्या ये 2 है? बिल्कुल है। तो आई अब हमारे लिए कुछ ऐसा बना, कैसा, कुछ इस तरह, ऐसा कुछ, ये बना x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 2 dt या dx। आपने यहां पर अब अपना पराक्रम दिखाया कि लेट, अगर ये x प्लस 2 है, मैं इसे t रख देता हूं। क्या रख देता हूं? x प्लस 2 को t रख देता हूं, तो dx हमेशा dt के बराबर होगा। तो I जो है, और ये जो 2 है ना, ठीक है, ये 2 जो है ना, 2 को अपन रख देते हैं a स्क्वायर थोड़ी देर के लिए, ऐसा लिख देते हैं। तो ये जो I है वो ऐसा हो जाएगा क्या, रूट के अंदर t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dt, जहां पर a की वैल्यू √2 होगी। पॉजिटिव वैल्यूज कंसीडर कर रहे हैं बस, ठीक। ये सवाल क्या इस फॉर्मूले में कन्वर्ट हो चुका है? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां पर a की जगह क्या है, 2 है, यहां पर a की जगह क्या था, बेसिकली 2 था। तो बस फिनिश। एज वी नो कि अगर रूट के अंदर t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिखा हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, सिंपल सा, पहले तो t/2 करते हैं और बाद में जिसको इंटीग्रेट कर रहे हैं उसी को पूरा लिख देते हैं। उसके बाद इसको पहले, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद a स्क्वायर का साइन लिखते हैं और a स्क्वायर बाय 2 कर देते हैं। a स्क्वायर का साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव। फिर से बैक करके दिखा देता हूं, चिंता की कोई बात नहीं है। यहां पर a स्क्वायर का साइन पॉजिटिव है तो a स्क्वायर बाय 2 पॉजिटिव साइन के साथ, यहां पर a स्क्वायर का साइन पॉजिटिव है तो a स्क्वायर बाय 2 विथ पॉजिटिव साइन, यहां पर a स्क्वायर का साइन नेगेटिव है तो माइनस a स्क्वायर बाय 2। डन। तो देखो ऐसा हुआ तो a स्क्वायर बाय 2 कर दिया, हमने मना कर दिया, ठीक है। उसके बाद इस केस में यहां पर देखो आगे, हाँ जी, अब क्या किया, अगर ये a स्क्वायर बाय 2 है तो फिर इसको डिनोमिनेटर में भेजने के बाद क्या इंटीग्रेशन बनता है, तो 1 बाय रूट के अंदर t स्क्वायर बाय a स्क्वायर का फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कर लीजिए। आ जाता है लॉग, साथ में t प्लस रूट के अंदर t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आपके पास t की वैल्यू x प्लस 2 है, तो आंसर ये जो इंटीग्रल है आपका वो आ जाएगा रूट के अंदर t की जगह x प्लस 2 तो x प्लस 2 डिवाइड बाई 2, फिर रूट के अंदर x प्लस 2 पूरे का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की जगह 2 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की जगह 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, लॉग के अंदर x प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर या x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अगेन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये तो इतना बड़ा हो चुका, ठीक है। अब आंसर, सवाल बड़ा है तो आंसर तो बड़ा आएगा ही ना, चिंता की बात थोड़ी ना उसमें कुछ। I बराबर x प्लस 2 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा यार एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, 2 स्क्वायर से ये कटा तो यहां पर मिला 2 लॉग ये x प्लस 2 और साथ में यहां पर रूट लगाया तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस c। आंसर लंबा है, बिल्कुल है। टफ है? नहीं, टफ क्यों नहीं है, क्योंकि यार देखो इस फॉर्म को कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के बाद जो स्क्वायर बने उसको t रखना है, उसके बाद तो फॉर्मूला ही लगाना है जो हमें पता है
ये सवाल पुराने सवालों से सिंपल है। कौन से सवाल? जहां डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक आता था, याद है, वो टफ होता था, ये टफ नहीं है। एक प्रॉपर मेथड बनी हुई है क्या करना है। जैसे ये सवाल है बेसिकली सेकंड वाला, अब यहां क्वाड्रेटिक या कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, हमें पता है। क्या करेंगे? सबसे पहले ये जो क्वाड्रेटिक लिखी है आपने इसे माना कि यार ये लिखा है 1 माइनस 3x 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको पता है कि जब भी आप कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, जो स्क्वायर टर्म है, वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो आपने क्या किया? आपने माइनस साइन को बाहर निकाल लिया, तो ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, और उसके बाद माइनस साइन बाहर निकालने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस 3x, तो ठीक है, 3 बेसिकली जो नंबर x के आगे लिखा है उसका हाफ कर दो, 3 का हाफ 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर आपने जोड़ा और 3/2 का स्क्वायर घटा दिया, -1। ठीक है, तो देखो ये बना माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9/4 माइनस ये हुआ 13/4। आप अगर इसे ध्यान से देखें तो ये बन चुका है माइनस x माइनस 3/2 पूरे का स्क्वायर माइनस 13/4। और इसे फाइनली अगर मैं लिख दूं तो ये जो है ना 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन चुका है। इस माइनस साइन को अब अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 13/4 माइनस x माइनस 3/2 होल स्क्वायर। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं, किसको? इस वाले फंक्शन को, 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो ये इंटीग्रल ऑब्वियसली इसके बराबर भी होगा 13/4 माइनस x माइनस 3/2 होल स्क्वायर साथ में dx। अब अगर 13/4 को हम a स्क्वायर मान लेते हैं, लेट 13/4 इज इक्वल टू a स्क्वायर एंड x माइनस 3/2 इज इक्वल टू t, तो dx इज इक्वल टू dt। तो अच्छा देखो अब क्या होगा इसे ऐसा मानने पर। अगले पन्ने पर चलते हैं। यही जो इंटीग्रल है वो ऐसा सीधा सीधा फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा, रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर dt। देख लो, ये a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या कहता है? a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर का फॉर्मूला पहले तो ये कहता है कि आप इसे जैसा लिखा है ना उसे वैसा ही लिख दो बिना दिमाग लगाए, a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। उसके बाद ये देखो कि a स्क्वायर का साइन क्या है, तो a स्क्वायर का साइन पॉजिटिव है तो a स्क्वायर बाई 2। साथ में ये वाला इंटीग्रल आपको याद है कि जब यही कहानी डिनोमिनेटर में जाती है तब क्या होता है? तो यह आ जाता है साइन इनवर्स t बाई ए। तो यहां पर वही लिख दो, क्या? साइन इनवर्स t बाई ए प्लस सी। t आपको पता है ना क्या था? बिल्कुल पता है। a आपको पता है क्या था? देखो अगर a स्क्वायर 13/4 है, इसका मतलब a की वैल्यू √13/2 है, और t की वैल्यू ऐसे आसानी से ये भी लिख सकते हैं कि t की वैल्यू जो होगी 2x माइनस 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू t। ठीक, तो हमने जो जो वैल्यू थी वो रख दी। किस किस की वैल्यू? सबसे पहले 2x माइनस 3 डिवाइड बाई 2 की वैल्यू t और a की वैल्यू 13/2। तो ये मिला 2x माइनस 3 डिवाइड बाई 2, और एक और 2 यहां आपका इंतजार कर रहा था, ये वाला। साथ में a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर मतलब 13/4 माइनस 2x माइनस 3 डिवाइड बाई 2 पूरे का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, तो a स्क्वायर 13/4 है, 13/2 का और आधा कर दिया। उसके बाद साइन इनवर्स t 2x माइनस 3 डिवाइड बाई 2, और a की जगह पर आप रख सकते हैं 13/4 का रूट या √13/2। बस यार इसको थोड़ा सा सिंपल करना पड़ेगा, और इसको सिंपल करने से जो आंसर आएगा वो कुछ ऐसा आएगा 2x माइनस 3 डिवाइड बाई 4, साथ में रूट के अंदर। पता ही इसे जब सॉल्व करोगे ना तो आपको यही चीज मिलेगी जो सवाल में थी, क्योंकि इसी को सिंपल करके आपने टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा था या ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर लिखा था।
तो ये बन जाएगा 1 + 3x - x² प्लस 13/8 साइन इनवर्स 2 से 2 कटा 2x - 3 डिवाइड बाय √13 प्लस c। एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन एंड द टफ क्वेश्चन बेसिकली। डर लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, मज़ा नहीं आ रहा या मज़ा आ रहा है? दोनों में से एक चीज़ फटाफट कमेंट करके बताओ, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है। बेसिकली ऐसे सवालों में मैं समझ सकता हूँ आप लोगों की दुविधा कि इतना बड़ा सवाल है, इतना बड़ा इंटीग्रेशन है, ये सवाल 5 नंबर से कम नहीं आने वाला है बोर्ड में। और अगर थोड़ी सी मेहनत करके 5 नंबर मिल रहे हो तो बहुत बड़ी बात है, अगर सब्जेक्टिव पेपर है तो। ऑब्जेक्टिव में तो ऐसा आने ही नहीं वाला है। ऑब्जेक्टिव में तो सीधा सीधा इसका फॉर्मूला आप लोगों से पूछ सकते हैं, यहाँ a² की जगह 4 रख देंगे और t² की जगह x² रख देंगे, इससे ज़्यादा क्या पूछ सकते हैं। हाँ, ऐसा है कि यहाँ पर ऐसे केसेस में आप लोगों को वर्ड प्रॉब्लम्स में उलझा दिया जा सकता है, पर इस सवाल में ज़्यादा नहीं उलझाएंगे, वो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में उलझा सकते हैं। पर चिंता की कोई बात नहीं है, केस स्टडी भी हम बहुत अच्छे से करेंगे। तो फटाफट बताओ यार, अभी तक की कहानी समझ में आई या नहीं आई? और अगर आई है तो इस पर बेस्ड जो एक्सरसाइज है उसे सिंपली सॉल्व कर लो, पूरी तरह से सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर है तो उसे आप तड़ातड़ पूछ सकते हो, डाउटनट ऐप पर जाकर फोटो स्कैन करो, या फिर हमें भी फॉलो कर सकते हो Arun_Doubtnut इंस्टाग्राम पर, आपको वहां पर भी चीजें मिल जाएगी, मतलब वहां पर भी चीजें पूछ सकते हो अगर इस टॉपिक में यहां पर कोई दिक्कत आती है तो सर आज की जो कहानी है अपन यही रोकते हैं। पर मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं आपको करना क्या है। आपको जो आज बाय पार्ट्स पढ़ाया है, एक बार उसके सॉल्व एग्जाम्पल देख लो कि ऐसे ऐसे किए गए हैं। एक केस और है बाय पार्ट्स में कि अगर फंक्शन सिर्फ एक दिया हो और वो डायरेक्टली इंटीग्रेबल नहीं हो, जैसे कि log x हुआ, तो क्या करेंगे? तो हम एक को फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे log x, या log x को फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, और उसके मल्टीप्लिकेशन में अगर एक हो मान सकते हैं तो उसको सेकंड फंक्शन मान सकते हैं। वहाँ एग्जाम्पल में एक बढ़िया सा सवाल ये दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आप लोग कोशिश कर रहे हो सवालों को सॉल्व करने की और नहीं हो रहे हैं, तो आप डाउटनट पर स्टडी ग्रुप बने हैं, उनको ज्वाइन कर सकते हो CBSE टर्म 2 नाम से, या फिर इंस्टाग्राम पर मुझे इस आईडी पर फॉलो कर आप सीधा सीधा सवाल पूछ सकते हो, जवाब पूछ सकते हो अगर कोई कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक आती है तो भाई साहब ये बेसिकली आप लोगों के लिए बनाई गई, डाउटनट की तरफ से, मेरी खुद की नहीं है, मतलब डाउटनट की तरफ से ऑफिशियल आईडी है, किसी बच्चे को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, उनको लगातार सॉल्व किया जा रहा है। आपको जो भी प्रॉब्लम है फटाफट कमेंट में लिखिए कि सर मुझे इस चैप्टर में ये प्रॉब्लम है, देख लेना उस प्रॉब्लम का समाधान आपको मिल जाएगा। चलिए सर आज की कहानी ये समाप्त करते हैं, और पॉजिटिव रहिए, जितने भी सवाल हैं वो सारे आपसे ही होने हैं। आपके पहले वाले भी किसी न किसी ने किए हैं, आपके पहले जितने भी लोग थे सभी ने किए हैं, आपके बाद भी सभी करेंगे, तो आप भी उस सवाल को सॉल्व कर देंगे जो आपको टफ लग रहे हैं चैप्टर में। मिलते हैं आप सभी से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए डाउटनट के साथ। धन्यवाद।